गुड इवनिंग कॉमिक्स फैंस। इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बांकेलाल का हास्य कॉमिक्स राजकोष के लुटेरे का वॉइस ओवर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। डाकू सुल्तान सिंह अपने साथियों के साथ आंधी तूफान की तरह उधमपुर के राजमहल की ओर बढ़ रहा था और उधमपुर के राजमहल पर पहुंचते ही डाकुओं ने सुरक्षा पर तैनात सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। जल्दी ही सैनिकों को मारकर सुल्तान सिंह और उसके साथी महल में प्रविष्ट हुए और फिर कुछ ही देर में राज्य के कोषागार में साथियों, लूट लो सारा राजकोष, जल्दी करो। राजा के दूसरे सैनिकों के आने से पहले हम निकल जाना चाहते हैं। जिस आंधी तूफान की तरह सुल्तान सिंह ने आक्रमण किया था, उसी तरह खजाना लूटकर वह चला गया। और जब इस घटना की खबर उधमपुर के राजा उधमी सिंह को मिली तो वह गुस्से में आग बबूला हो उठा। क्या बकते हो महामंत्री, ऐसा कैसे हो सकता है? एक डाकू और राजमहल में अंदर घुसकर सारे राजकोष को लूट कर ले गया और हमारे सुरक्षा सैनिक कुछ न कर सके। उधमपुर की विशाल सेना कुछ न कर सकी। महाराज, हमारे सैनिकों ने उनका बहुत मुकाबला किया, लेकिन उन डाकुओं का आक्रमण इतना अचानक हुआ कि खामोश महामंत्री, आप यह जानते हैं कि महल के राजकोष का लुट जाना हमारे लिए कितने शर्म की बात है। आप सेना की टुकड़ियां लेकर अभी जाइए और उन डाकुओं का पीछा कीजिए। वे अभी अधिक दूर नहीं गए होंगे। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी सेना को लेकर जाता हूँ। कुछ ही देर में महामंत्री बहुत से सैनिकों के साथ डाकुओं की खोज में निकला। सैनिकों, जंगल का कोना कोना चप्पा चप्पा छान मारो, हमें वह डाकू हर हाल में मिलना चाहिए। महामंत्री ने बहुत दौड़ धूप की, लेकिन डाकुओं का कुछ पता नहीं चला। आखिरकार वह निराश होकर लौट आया। क्षमा करें महाराज, हमने बहुत दूर दूर तक उन डाकुओं की खोज की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। ओह महामंत्री, नगर में यह घोषणा कर दो, जो कोई भी डाकुओं को पकड़वाएगा उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी। और फिर अगले दिन पूरे राज्य में चौराहों पर यह सूचना लिखी हुई थी। आवश्यक सूचना, खजाना लूटने वाले डाकुओं को पकड़वाने वाले व्यक्ति को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी। डाकू, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं? इस घटना के लगभग एक माह बाद, जय भवानी, जय भवानी। साथियों, वो सामने हमारी मंजिल है। रूपनगर के राजा के पास बहुत भारी राजकोष है। आगे बढ़ो और लूट लो सारा राजकोष। और इससे पहले कि वहां सुरक्षा कर रहे सैनिक कुछ समझ पाते, मारो मारो बचाओ, डाकुओं ने उन्हें पलक झपकते ही मार गिराया। और फिर कुछ ही देर में सारा राजकोष लूटकर डाकू सुल्तान सिंह वहां से निकल गया। सारा राजकोष अब हमारा है। दूसरे दिन ही रूपनगर में राजा रूप सिंह की ओर से डाकुओं को पकड़ने के लिए घोषणा की जा रही थी। नगरवासियों, डाकू सुल्तान सिंह और उसके साथियों को जो कोई जिंदा या मुर्दा बंदी बनाकर लाएगा, उसे राजा की ओर से 20,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। उधर रूपनगर में घोषणा की जा रही थी, इधर शक्तिनगर में सुल्तान सिंह आक्रमण कर रहा था। साथियों, माँ भवानी हमारे साथ है, विजय हमारी ही होगी। साहस से आगे बढ़ो और सारा राजकोष लूट लो। जय भवानी। कुछ ही देर में शक्तिनगर का राजकोष भी लुट चुका था और इसी तरह कुछ ही दिनों में सुल्तान सिंह आसपास के अनेक राज्यों के राजकोष लूट चुका था। राजाओं ने उससे बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। सुल्तान सिंह का आतंक इतना बढ़ चुका था कि उसका आक्रमण देखकर सैनिक उसका मुकाबला करने के बजाय अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगते थे। जय भवानी, जय भवानी, भागो, सुल्तान सिंह आ गया, भागो भागो, डाकू डाकू आ गए। उधर विशालगढ़ के राजमहल में बांकेलाल राज अतिथि के रूप में ठाठ के दिन गुजार रहा था। बांकेलाल को बचपन से ही शिव का ऐसा वरदान प्राप्त था कि वह किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए कोई शरारत करता था तो उसका नुकसान होने की बजाय उल्टा लाभ हो जाता था और इससे बांकेलाल का सम्मान भी अधिक बढ़ जाता था। शिव के इस वरदान ने ही बांकेलाल को विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह के महल में पहुंचा दिया था। आहा, अपनी भी क्या किस्मत है, करो बुरा होगा भला। बस एक गड़बड़ हर बार हो जाती है, जिसका नुकसान करता हूँ उसे बहुत लाभ होता है और मुझे थोड़ा। लेकिन इस बार कोई ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि योजना की टांग भी न टूटेगी और मैं मामाला माल भी हो जाऊंगा। बस मौका मिलने की देर है। अभी बांकेलाल यह सोच ही रहा था कि तभी, श्रीमान जी, आपको महाराज ने बुलाया है। सत्यानाश हो महाराज का, सब मज़ा खराब कर दिया। कितने ऊंचे ऊंचे गद्दों में कितना मज़ा आ रहा था। ठीक है,
महाराज से कहो हम अभी आते हैं। जब बाकीलाल राजा विक्रम सिंह के पास पहुंचा। आओ बाकीलाल, हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। कहिए महाराज, आपने कैसे याद किया? मैं तो हर समय आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। अवश्य कोई गड़बड़ है, तभी तो महामंत्री, सेनापति आदि सभी यहीं पर मौजूद हैं। लगता है यह सब मुझे किसी मुसीबत में फंसाने जा रहे हैं। बांकेलाल, समीप के राज्यों में एक खूंखार डाकू सुल्तान सिंह ने भयंकर तबाही मचा रखी है। वह अनेक राज्यों के राजकोष लूट चुका है। महाराज, आप बिल्कुल चिंता ना करें। बांकेलाल के होते वो हमारे राज्य में कदम भी नहीं रख सकेगा। यूं तो बांकेलाल जी, हमने अपने राजकोष को बहुत सुरक्षित कर दिया है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा उपाय करें जिससे राजकोष बिल्कुल सुरक्षित रहे। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं एक बार अपनी आंखों से सुरक्षा व्यवस्था देख लेना चाहता हूँ। ठीक है, तुम अभी हमारे साथ चलकर उस सुरक्षा व्यवस्था को देख सकते हो। हम महामंत्री और सेनापति के साथ वहीं चल रहे हैं। और फिर बांकेलाल राजा विक्रम सिंह महामंत्री और सेनापति के साथ राजकोष की सुरक्षा व्यवस्था देखने चल पड़ा। एक लंबा गरियाला पार करने के बाद सभी एक विशाल कक्ष में पहुंचे। विशाल कक्ष में पहुंचकर महामंत्री ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और फिर उन्होंने एक दूसरे दरवाजे को खटखटाया। खट 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 खट। अगले ही पल, अरे ये क्या? कमरे का फर्श तो नीचे की ओर धंस रहा है। बहुत अच्छा। फर्श के हटने के बाद विशाल कक्ष का दरवाजा अपने आप खुल गया। उस दरवाजे में प्रवेश कर एक लंबे गलियारे को पार करते हुए सब विशाल लोहे के दरवाजे पर पहुंचे। अरे ये तो बिल्कुल तलस्मी कहानियों के महल की तरह बना है। यह दरवाजा कैसे खुलेगा महामंत्री जी? मेरे पाँव के नीचे देखिए महाराज। फर्श के इस टुकड़े को पाँव से 3 बार दबाने से यह लोहे का दरवाजा स्वयं खुल जाएगा। फर्श के टुकड़े को दबाते ही लोहे का दरवाजा खुलता चला गया। ओह, सचमुच बहुत सुरक्षित रखा है खजाना। लेकिन चिंता मत करो, सब बोझ हल्का कर दूंगा। उस दरवाजे को पार करके जब वे सब अंदर पहुंचे, महाराज, इस तालाब के उस पार विशाल कक्ष में राजकोष रखा हुआ है और सामने हमारे विशेष सैनिक पहरा दे रहे हैं। लेकिन इस तालाब को पार करके तो डाकू विशाल कक्ष राजकोष को लूट सकते हैं। नहीं महाराज, यह संभव नहीं होगा। यह तालाब बहुत गहरा है और फिर इन मांसभक्षी मगरमच्छों को मारकर उस पार पहुंचना बहुत कठिन है। और उस पार पहुंचने से पहले हमारे सैनिक विषैले बाणों से डाकुओं को मारकर बीच में ही डुबो देंगे। लेकिन अगर हम उस विशाल कक्ष में जाना चाहें तो कैसे जा सकते हैं? हम लोग बहुत आसानी से जा सकते हैं महाराज। देखिए, यहाँ पर बहुत सी रंग बिरंगी कीलें लगी हैं। इनमें से यह कील घुमाने से इस तालाब पर पुल बन जाएगा। और फिर उस पुल पर चढ़कर सब विशाल कक्ष के दरवाजे तक पहुंच गए। महामंत्री ने वहां पहरा दे रहे एक सैनिक से कहा, सैनिक, दरवाजे का ताला खोल दो। और जैसे ही विशाल कक्ष का दरवाजा खुला, बांकेलाल जल्दी से अंदर जाने लगा। ठहरिए बांकेलाल जी, दरवाजा खुले होने पर भी आप कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते। वह क्यों? दरवाजा खुले होने पर तो कोई भी मजे से घूमता हुआ अंदर जा सकता है ना? नहीं, ऐसा संभव नहीं। और फिर महामंत्री जी ने एक सैनिक से भाला लेकर खुले दरवाजे के अंदर की ओर फेंका। भाला अभी हवा में ही था कि आग की लपटें उसकी ओर बढ़ी। बाल बाल बच गया, नहीं तो अभी राम नाम सत्य हो जाता। और कुछ ही पलों में भाला जलकर भस्म हो गया। और फिर दरवाजे पर लगी एक कल को घुमाकर महामंत्री ने विशाल कक्ष में प्रवेश किया। अंदर जाते ही पूरा कक्ष रोशनी से चमक उठा। महाराज, ये सब सुरक्षा व्यवस्था हमारे राजगुरु सिद्धनाथ ने अपनी तिलस्मी विद्या से की है। सचमुच यहाँ तो हमारा राजकोष पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। आहा, इतना विशाल राजकोष! एक बार मैं सारा राजकोष ले जाने में सफल हो जाऊं, फिर देखना मेरी 7 पीढ़ियां मौज से रहेंगी। बांकेलाल, क्या सोच रहे हो? तुमने इस सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ कहा नहीं। कुछ नहीं महाराज, सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। और फिर सब वापस लौट चले। लेकिन बांकेलाल कुछ और ही सोच रहा था। इस सारी सुरक्षा व्यवस्था की ऐसी तैसी न कर दी तो मेरा नाम भी बांकेलाल नहीं। उधर दिन प्रतिदिन डाकू सुल्तान सिंह का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा था। दूर दूर के राज्यों के राजा उसके नाम से भयभीत होने लगे थे। एक दिन अमरपुर में, सेनापति जी, सुल्तान सिंह कभी भी हमारे महल पर आक्रमण कर सकता है। तुमने राजकोष की सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध किया है? महाराज, मैंने एक ऐसा काम किया है कि अगर सुल्तान सिंह राजकोष वाले भवन की ओर बढ़ा भी तो वह स्वयं हमारे जाल में फंस जाएगा। तुमने ऐसा क्या किया है सेनापति? महाराज,
मैंने राजकोष वाले भवन के पास गहरी खाई खुदवाकर उस पर घास फूस बिछवा दी है। डाकू उस खाई में गिरकर घायल हो जाएंगे तो हम उसे आसानी से पकड़ लेंगे। कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन सुल्तान सिंह ने अमरपुर के राजकोष को लूटने के लिए राजमहल पर आक्रमण कर दिया। साथियों, टूट पड़ो इन सैनिकों पर, कुछ ही देर में सारा राजकोष हमारे हाथों में होगा। फिर कुछ ही देर में सुल्तान सिंह ने द्वार पर खड़े सैनिकों को मारकर राजमहल में प्रवेश किया। लेकिन जब वे सब राजकोष के भवन के पास पहुंचे, क्या बात है लाखन सिंह, राजकोष के भवन के पास मुट्ठी भर सैनिक? अवश्य ही राजा ने राजकोष की सुरक्षा का कोई विशेष प्रबंध किया है। सरदार, भवन पर सीधे आक्रमण करने के बजाय हमें एक दो साथियों को वहां भेजना चाहिए ताकि शत्रु की चाल का पता चल सके। और फिर सुल्तान सिंह ने दो साथियों को जाने के लिए कहा। वे दोनों अभी भवन की ओर बढ़े ही थे कि ओह बचाओ! ओहो, तो यह है इनका सुरक्षा प्रबंध। लाखन सिंह, हम भवन के पीछे की ओर से हमला करके अब राजकोष लूटेंगे। और फिर सुल्तान सिंह ने भवन के पीछे की ओर से जबरदस्त हमला कर दिया। कुछ ही देर बाद वे अमरपुर का सारा राजकोष लूट कर ले गए। जंगल के बीच बने अपने गुप्त अड्डे पर पहुंचकर सुल्तान सिंह ने हर बार की तरह लूट के माल का बंटवारा कर दिया। साथियों, लूट के माल के 3 हिस्से मेरे और 1 हिस्सा तुम्हारा। अब 1 हिस्से में से आपस में बांट लो तुम सब। ओह, लूट के बंटवारे में फिर बेईमानी। सरदार ने फिर 3 हिस्से ले लिए। सुल्तान सिंह ने खुश होते हुए अपने हिस्से का माल उठाया। आह, इतना सारा माल! कुत्ता कमीना हर बार ज़्यादा हिस्सा ले जाता है। नहीं, मैं ये बेईमानी अब नहीं चलने दूंगा। मैं सुल्तान सिंह से बराबर का हिस्सा लूंगा। छोटे ठाकुर, क्या सोच रहे हो? जल्दी से माल का बंटवारा कर दो। लाखन काका, यह बंटवारा मैं नहीं कर सकता, तुम ही सबको बांट दो। और मंगल सिंह दूसरी ओर चला गया। सब डाकुओं को उनका हिस्सा देकर अंत में लाखन सिंह मंगल सिंह के पास पहुंचा। ये लो छोटे ठाकुर, ये रहा तुम्हारे हिस्से का माल, उधर रख दो काका। क्या बात है छोटे ठाकुर, सब लोग तो लूट के हिस्से को लेते समय बहुत खुश होते हैं और एक तुम हो कि तुम्हें कोई खुशी नहीं होती। काका, खुशी मुझे भी होती, लेकिन यह लूट का हिस्सा नहीं है, मेरी तरफ फेंका हुआ भीख का एक टुकड़ा है। मैं तुम्हारी बात नहीं समझा छोटे ठाकुर। ललन काका, हिस्से का मतलब सब साथियों में बराबर होता है, लेकिन बेईमानी से दिया गया हिस्सा भीख का टुकड़ा होता है। ओह, अब मैं तुम्हारी बात समझा। तुम ठीक कहते हो छोटे ठाकुर, लेकिन यह बात दूसरे किसी साथी के सामने कहना भी मत। अगर उसने सरदार से कह दिया तो सरदार तुम्हें बागी कहकर मौत की घाट उतार देगा। मुझे मौत का भय मत दिखाओ लाखन काका, अपने अधिकार के लिए मैं मौत से भी टकरा जाऊंगा। वाह छोटे ठाकुर, सचमुच तुम बहुत बहादुर हो। अब वह वक्त आ गया है कि तुम्हें वह राज की बात बता दूं जो मैंने वर्षों से छुपा कर रखी है। राज की बात? काका, कौन सी बात तुमने छुपा कर रखी है? यह उस समय की बात है छोटे ठाकुर, जब तुम्हें तुम्हारे पिता ठाकुर संग्राम सिंह दल के सरदार हुआ करते थे। एक दिन हमें माणिकपुर में लूटपाट कर रहे थे कि राज सैनिकों ने हमें घेर लिया। बहुत भयंकर युद्ध हुआ। उस दिन हमारे बहुत से साथी मारे गए और फिर हमें सरदार के साथ उस जगह से भागना पड़ा। सुल्तान सिंह भी हमारे साथ था। हम एक जंगल में सुरक्षित पहुंच गए थे, लेकिन दल का सरदार बनने की लालच में सुल्तान सिंह ने संग्राम सिंह की हत्या कर दी। सुल्तान धोखा! अब मैं सरदार बनूंगा। और इस तरह सुल्तान सिंह दल का सरदार बन गया। हो, तो मेरे पिता का हत्यारा यह सुल्तान सिंह है? सुल्तान, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। ठहरो ठोके ठाकुर, ठहरो। सुल्तान सिंह को मारने का समय अभी नहीं आया है, इसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। नहीं, मैं एक दिन की प्रतीक्षा भी नहीं कर सकता। बुद्धि से काम लो छोटे ठाकुर, अभी दल के लोगों को अपने साथ मिलाना है। बंटवारे के नाम पर हम लोगों को सुल्तान सिंह के खिलाफ भड़का सकते हैं। ठीक है, लेकिन सुल्तान सिंह का अधिक दिन तक जीवित रहना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें अधिक दिन प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। उधर दौलतपुर के राजा धनराज सिंह डाकू सुल्तान सिंह से बेहद भयभीत थे। महाराज, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैंने राजकोष की सुरक्षा का ऐसा प्रबंध किया है कि सुल्तान सिंह कभी उसकी परछाई भी नहीं छू सकता। नहीं, अब हमें किसी पर विश्वास नहीं होता। उसने अनेक राज्यों के राजकोषों को चुटकी बताते ही लूट लिया है। महाराज, मैं पूरी सेना राजकोष की सुरक्षा पर लगा देता हूँ। नहीं, तब भी शायद हम राजकोष की रक्षा ना कर पाएंगे।
और फिर कुछ सोचकर राजा धनराज सिंह ने कहा, मंत्री जी, हमने सुना है कि विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह ने अपने राजकोष को बहुत सुरक्षित ढंग से रखा है। हाँ महाराज, हमारे गुप्तचरों ने भी ऐसी ही सूचना दी है। और अभी तक सुल्तान सिंह ने विशालगढ़ के राजकोष को लूटने की कोशिश भी नहीं की है। शायद वह भी उस राजकोष को लूटने से डरता है। मंत्री जी, मैं सोचता हूँ कि हम भी अपने राजकोष की बहुमूल्य वस्तुएं, हीरे जवाहरात उनके राजकोष में रख दें। राजा विक्रम सिंह हमारे अच्छे मित्र हैं। आप ठीक सोच रहे हैं महाराज, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो फिर ठीक है, आज ही अपने राजकोष की बहुमूल्य वस्तुएं विशालगढ़ भेजने का प्रबंध करो, लेकिन यह काम बहुत होशियारी से होना चाहिए। महाराज, मैं सभी वस्तुएं ऐसे गुप्त ढंग से विशालगढ़ भेजूंगा कि किसी को कानो कान भी खबर नहीं होगी। और फिर तीर्थयात्रियों के रूप में सैनिकों का एक दल बहुमूल्य वस्तुओं को लेकर विशालगढ़ की ओर रवाना हो गया। और फिर देखते ही देखते अन्य निकटवर्ती राजाओं ने भी गुप्त रूप से अपना राजकोष विशालगढ़ भेज दिया। राजा विक्रम सिंह अपने दरबार में बैठे थे कि नरसिंहपुर का एक सैनिक उनके सामने पहुंचा। महाराज की जय हो, नरसिंहपुर के राजा रंजन सिंह ने अपना राजकोष सुरक्षित रखने के लिए भेजा है। महामंत्री धर्म सिंह, नरसिंहपुर के राजकोष को भी अपने राजकोष के साथ सुरक्षित रखवा दो। जो आ गया महाराज। और नरसिंहपुर का राजकोष भी विशालगढ़ के राजकोष के साथ रखवा दिया गया। एक दिन महामंत्री, अनेक राज्यों के राजकोष विशालगढ़ पहुंच चुके हैं। अब इन राजकोषों को सुरक्षित रखना हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। महाराज, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हमारा सारा राजकोष पूरी तरह सुरक्षित है। कोई चिड़िया भी वहां पंख नहीं मार सकती। चिंता मत करो, एक बार जरा सा मौका लगने दो, सारा बोझ हल्का कर दूंगा। और इस बात से बेखबर एक दिन डाकू सुल्तान सिंह ने राजकोष लूटने के लिए नरसिंहपुर की ओर कूच किया। सुना है नरसिंहपुर के राजा के पास हीरे जवाहरातों का बेशकीमती राजकोष है। हाँ सरदार, यह भी सुना है कि उसके पास बहुत अधिक सैनिक भी नहीं है। फिर तो यह सारा राजकोष बहुत आसानी से हमारे हाथ आ जाएगा। कुत्ता कहीं का, फिर सारे लूट के माल के 3 हिस्से अपने पास रख लेगा। नरसिंहपुर में राजकोष भवन के पास पहुंचते ही सुल्तान सिंह ने हमला बोल दिया। इन थोड़े से सैनिकों को तो पलक झपकते मौत के खाट उतार कर मैं सारा राजकोष लूट लूंगा। जय भवानी, जय भवानी। लेकिन जब डाकुओं ने उन सैनिकों को मारना शुरू किया तो, हमें मत मारो, हम हथियार डाल देते हैं, हम दरवाजा खोल देते हैं, अब सब कुछ ले जाए। सैनिकों ने भवन के दरवाजे खोल दिए और सुल्तान सिंह धड़धड़ाता हुआ भीतर प्रविष्ट किया। लेकिन जब उसे थोड़ी सी स्वर्ण मुद्राओं के अलावा कुछ भी नहीं मिला तो आग बबूला हो उठा। लाखन सिंह, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सारा राजकोष कहाँ गया? लगता है ना राजा ने राजकोष को कहीं छिपा दिया है। लाखन सिंह, ऐसा कभी नहीं हुआ कि सुल्तान को खाली हाथ लौटना पड़ा हो। अवश्य ही राजा ने सारा धन कहीं छिपा कर रखा है। घेर लो साथियों इन सैनिकों को और इनसे पूछो राजा ने सारा राजकोष कहाँ छिपाया है। सरदार, हमें मत मारो सरदार, हमें छोड़ दो। महाराज ने सारा राजकोष विशालगढ़ में सुरक्षित रखा है। विशालगढ़? हाँ सरदार, हमारे राजा नहीं बल्कि दूसरे सभी राजाओं ने भी अपना अपना राजकोष विशालगढ़ में सुरक्षित रख छोड़ा है। वापस चलो साथियों। सभी डाकू वापस लौट पड़े। उस दिन सुल्तान सिंह ने अपने साथियों से कहा, साथियों, आज हमें पहली बार असफलता का मुख देखना पड़ा है, लेकिन अब हमें एक बहुत बड़ी सफलता भी हाथ लगेगी। हम कुछ ही दिनों में विशालगढ़ पर आक्रमण करके एक साथ बहुत से राज्यों का राजकोष लूट लेंगे। लेकिन मैं तुम्हें उस राजकोष को नहीं लेने दूंगा। लेकिन सरदार, हमें विशालगढ़ के राजमहल पर आक्रमण करने से पहले वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि जब वहाँ पर बहुत से राज्यों का राजकोष रखा गया है तो अवश्य ही उसकी सुरक्षा की बहुत मजबूत व्यवस्था की गई होगी। लाखन सिंह ठीक कहता है सरदार। ठीक है, कल कुछ लोग भेष बदलकर विशालगढ़ जाएंगे और राजकोष की सुरक्षा व्यवस्था का पता करेंगे। और अगले दिन लाखन सिंह और मंगल सिंह वेश बदलकर विशालगढ़ की ओर चल दिए। उधर विशालगढ़ के राजमहल में राजा विक्रम सिंह गहरी चिंता में डूबे थे। आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन विक्रम सिंह को नींद नहीं आ रही थी। निसंदेह महामंत्री ने राजकोष की सुदृढ़ व्यवस्था की है, लेकिन फिर भी किसी दिन सुल्तान सिंह किसी तरह सारे राजकोष को लूट ले जाने में सफल हो गया तो मैं उन राजाओं को का धन कैसे लौटाऊंगा? विशालगढ़ की एक एक कीट भी बेच दूंगा तो भी उनका राजकोष नहीं लौटा पाऊंगा। मुझे इस राजकोष की अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी। कल सुबह ही मैं महामंत्री से अधिक सुरक्षा करने के लिए कहूँगा। और अगले दिन सुबह होते ही राजा विक्रम सिंह ने महामंत्री धर्म सिंह से कहा, महामंत्री,
हम चाहते हैं कि विशालगढ़ और दूसरे राज्यों के राजकोष की अधिक सुरक्षा करने के लिए राजमहल में जगह जगह घंटियां लगा दी जाएं, ताकि खतरा होने पर उन घंटियों को बजाते ही विशालगढ़ की पूरी सेना सतर्क होकर उन डाकुओं पर टूट पड़े। और बाकेलाल, तुम समय समय पर जाकर राजकोष की व्यवस्था देखा करो, ताकि कोई गड़बड़ होने पर खतरे की घंटियां बजाकर सेनापति को सूचना दे सको। अब चिंता न करें महाराज, मैं एक एक पहर के बाद राजकोष को जाकर देखता रहूंगा। राजा विक्रम सिंह के पास से वापस लौटते हुए बांकेलाल उस राजकोष को उड़ा लेने की योजना बनाकर मन ही मन खुश हो रहा था। उधर लाखन सिंह और मंगल सिंह ने लौटकर विशालगढ़ के राजकोष के बारे में सुल्तान सिंह को बताया। सरदार, उस राजकोष के बारे में राजा विक्रम सिंह के अलावा महामंत्री, सेनापति और एक विशेष व्यक्ति बांकेलाल ही जानते हैं, जो इस समय विशालगढ़ के अतिथि गृह में रह रहे हैं। बांकेलाल, लाखन सिंह, अगर इस बांकेलाल को पकड़ लिया जाए तो हमें राजकोष का रास्ता मालूम हो सकता है। हाँ सरदार, तो फिर देर किस लिए? आज रात ही बांकेलाल को अतिथि गृह से उठा लिया जाए। हम उससे पूछकर सारा राजकोष लूट लेंगे। लेकिन कुत्ते, इस बार मैं तुम्हें राजकोष नहीं लेने दूंगा। इस बार सारा राजकोष मेरा होगा। और फिर उस रात लाखन सिंह, मंगल सिंह और कुछ डाकू अतिथि गृह के पास पहुंचे। छोटे ठाकुर, मैंने खिड़की में से रस्सी का फंदा फंसा दिया है। अब तुम जल्दी से ऊपर चढ़कर बांकेलाल को उठा लाओ। और रस्सी के सहारे मंगल सिंह और कुछ डाकू ऊपर चढ़ गए। उधर अतिथि गृह में कोमल गद्दों पर लेटे बांकेलाल की आंखों में नींद का नाम नहीं था। उसकी आंखों के सामने विशाल राजकोष घूम रहा था। और तभी बांकेलाल की आंख खुल गई। कौन है? तुम लोग यहाँ कैसे आए? हम तुम्हें लेने आए हैं। अगर तुमने शोर मचाया तो अभी खंजर घोंप देंगे। क्या चाहते हो तुम? मेरे पास कोई राजकोष नहीं। मैंने राजकोष की चोरी नहीं की। चुपचाप हमारे साथ चलो। अगर जरा भी बोले तो गर्दन अलग कर देंगे। और फिर रस्सी के सहारे नीचे उतरकर डाकू बांकेलाल को जंगल में ले गए। अभी तो राजकोष मेरे हाथ भी नहीं लगा और ये डाकू मेरे पीछे लग गए। हे बजरंगबली, मेरी रक्षा करना। जय हनुमान। कुछ देर में उन डाकुओं ने बांकेलाल को सुल्तान के सामने पेश किया। सरदार, यह बांकेलाल है। इसे उस राजकोष की सुरक्षा के बारे में सब कुछ पता है। अरे बाप रे, कहाँ फंस गया? बहुत अच्छा बांकेलाल, हमें उस राजकोष के बारे में सब कुछ सच सच बता दो, नहीं तो हम तुम्हारा खूबसूरत सर धड़ से अलग कर देंगे। जब बांकेलाल कुछ नहीं बोला तो बोलो बांकेलाल, राजा विक्रम सिंह ने राजकोष की सुरक्षा का क्या प्रबंध किया है? मुझे कुछ नहीं मालूम। महाराज ने मुझे कुछ नहीं बताया। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं बताओगे। लाखन सिंह, बांकेलाल के हाथ काट दो। हाय मेरे प्यारे प्यारे हाथ। सरदार, बताता हूँ, अभी बताता हूँ सरदार। पहले यह वादा करो कि आप मेरे हाथ नहीं काटोगे। हाथ कट जाएंगे तो मैं हलवा, पूरी, मिठाई कैसे खाऊंगा? और फिर बांकेलाल ने डरते डरते सारी सुरक्षा व्यवस्था सुल्तान सिंह को बता दी। लेकिन सरदार, आप मेरी सहायता के बिना उस राजकोष तक नहीं पहुंच सकोगे। अगर आप मेरी सहायता चाहते हैं तो मुझे लूट के माल में से आधा हिस्सा देना होगा। बांकेलाल, तुम सुल्तान सिंह से आधा हिस्सा मांग रहे हो? हम तुम्हारी जबान काट लेंगे। सोच लो सरदार, अगर आपने मेरी जुबान काट दी तो राजकोष तक पहुंचने की जानकारी कौन देगा? बहुत चालाक मालूम होता है। एक बार राजकोष मेरे हाथ लग जाए फिर सारी चालाकी निकाल दूंगा। अच्छा बांकेलाल, ठीक है, मैं तुम्हें राजकोष का 10वां हिस्सा दूंगा। लेकिन अब भी तुमने इनकार किया तो अभी तुम्हारी गर्दन अलग कर दूंगा। अरे बाप रे, बेटा बांके, जो मिलता है चुपचाप ले ले। यहाँ तो गर्दन भी धड़ से अलग होती दिखाई पड़ रही। सरदार, मुझे आपकी बात मंजूर है। तो ठीक है, राजकोष लूटने के बाद तुम्हारा हिस्सा नगर के बाहर शिव के पुराने मंदिर में पहुंचा देंगे। राजकोष की सुरक्षा के बारे में बांकेलाल से सारी बातें पूछकर सुल्तान सिंह ने उसे फिर विशालगढ़ पहुंचा दिया। सुल्तान सिंह की बताई गई योजना के अनुसार अगली रात बांकेलाल ने महल में लगी घंटियों की रस्सियों को काट दिया। यह रस्सी भी कट गई। अब न रहेगी रस्सी और न बजेगी घंटी। सेना को राजकोष के लूटने का पता भी नहीं चलेगा। हे भगवान, यदि सुल्तान सिंह राजकोष लूटने में सफल हो गया तो मैं अपने हिस्से में से तेरे मंदिर में चांदी का दीपक जलाऊंगा। रात के दूसरे पहर ही सुल्तान सिंह ने राजमहल पर चुपचाप आक्रमण कर दिया। राजमहल के दरवाजे पर खड़े सैनिकों को मारकर सुल्तान सिंह ने भीतर प्रवेश किया। उफ, डाकू आ गए, तुरंत खतरे की घंटियां बजाओ। अरे, ये घंटियां तो बजती ही नहीं, रस्सियां कटी हुई हैं। और फिर कुछ ही देर में सुल्तान सिंह अपने साथियों के साथ तालाब के किनारे पहुंच गया। सरदार, अब इस तालाब को कैसे पार करेंगे? इस तालाब में तो भयंकर मगरमच्छ तैर रहे हैं। ठहरो लाखन सिंह, बांकेलाल ने हमें किसी कील को घुमाने के लिए कहा था। हाँ, याद आया।
उफ, यह रही वो कीलें। यही है वो कील जिसे घुमाने से यहाँ पुल बन जाएगा। और फिर सुल्तान सिंह के कील घुमाते ही तालाब पर एक पुल बन गया। पुल द्वारा तालाब को पार कर सुल्तान सिंह विशाल कक्ष के सामने पहुंचा। पलक झपकते ही डाकुओं ने द्वार पर खड़े सैनिकों को मारकर विशाल कक्ष का द्वार खोल दिया। अभी कुछ डाकुओं ने भीतर प्रवेश किया था कि मैं जल गया, बचाओ। ठहरो साथियों, आगे मत बढ़ो, यह दरवाजा नहीं, मौत का कुआं है। तभी सुल्तान सिंह ने कुछ सोचा। यहाँ पर बाकेलाल ने कोई चीज घुमाने के लिए कहा था। हाँ, यह रही कल, मैं उसे अभी घुमाता हूँ। और यह सोचकर सुल्तान सिंह उस कल की ओर बढ़ा। बांकेलाल द्वारा बताई गई कल को घुमाकर सुल्तान सिंह ने तिलस्मी आग को बंद कर दिया। साथियों, अब तुम सब निडर होकर अंदर जा सकते हो। फिर तो तभी सभी डाकू राजकोष पर लूट टूट पड़े। साथियों, सारा राजकोष उठा लो, जल्दी उठाओ। इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं, इतने हीरे जवाहरात मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे। मैं तो बस हीरे ही हीरे उठाऊंगा। और फिर सारा राजकोष लेकर सुल्तान सिंह वहां से निकल गया। और जब राजा विक्रम सिंह को कुछ सैनिकों ने राजकोष लूट लिए जाने की सूचना दी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि डाकुओं ने हमला किया था तो घंटियां क्यों नहीं बजाई गई? महाराज, हमने घंटियां बजाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लगता था किसी ने पहले से ही घंटियों की रस्सी काट रखी थी। घंटियों की रस्सियां काट दी थी? लेकिन किसने? महामंत्री, तुम उस नमक हराम का पता करो, हम उसे फांसी की सजा देंगे। महाराज, घंटियों की रस्सियां काटने वाला अवश्य कोई महल का आदमी होगा। फांसी? बाप रे, मुझे अभी खिसक कर शिव के पुराने मंदिर में पहुंचना चाहिए। अगर राजा को पता चल गया तो। और तभी राजा विक्रम सिंह ने सेनापति से कहा, सेनापति, तुरंत सेना को आदेश दो कि वे डाकुओं का पीछा करें। देश विदेश का कोना कोना छान मारो। मुझे सुल्तान सिंह जिंदा या मुर्दा चाहिए। महाराज, मैं पहले ही उन डाकुओं की तलाश में सेना भेज चुका हूं। राजा विक्रम सिंह को सेनापति से बातें करते देख बांकेलाल खिसकने लगा था। लेकिन तभी, बांकेलाल, तुम ऐसे चुपके से कहाँ जा रहे हो? मारे गए? महाराज, मैं अपने तरीके से उन डाकुओं को पकड़ने जा रहा हूँ। शाबाश बांकेलाल, हमें तुमसे यही आशा थी। बांकेलाल जल्दी जल्दी वहां से चल दिया। बच गए, नहीं तो राजा अभी पकड़ लेता। चलो बेटा बांके, भाग लो यहाँ से सिर पर पांव रखकर। और उधर विशालगढ़ के बाहर पुराने शिव मंदिर में, साथियों, आज की लूट के माल के 3 हिस्से में लेता हूँ और 1/4 हिस्से को तुम सब आपस में बांट लो। बांकेलाल को कुछ नहीं मिलेगा, मैं उसे आते ही कत्ल कर दूंगा। ठहरो सरदार, इस बार लूट के माल में सबको बराबर हिस्सा देना होगा। मंगल सिंह, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? सरदार, मैं अपना हक मांग रहा हूँ और अपना हक मांगना कोई अपराध नहीं है। ओह, लगता है मंगल सिंह की मौत आई है। खामोश गुस्ताख, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम बागी हो गए हो। साथियों, मंगल सिंह को बगावत की सजा दो। सुल्तान सिंह का आदेश पाते ही कुछ डाकू मंगल सिंह की ओर बढ़े, लेकिन तभी, खबरदार, कोई मंगल सिंह को हाथ नहीं लगाएगा। वह ठीक कह रहा है, हम सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। हाँ हाँ, हमें बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। साथियों, यह सब बागी हो गए हैं, इन सबको मौत के घाट उतार दो। सुल्तान सिंह, मुझे भी आज तुमसे अपने पिता की हत्या का बदला लेना है। और फिर सब डाकू एक दूसरे पर टूट पड़े। कुछ ही देर में बहुत से डाकू मारे गए थे। तभी घायल मंगल सिंह ने सुल्तान सिंह के पेट में तलवार घोंप दी। आह, मर गया। आह, घायल मंगल सिंह भी गिरकर मर गया। जब बांकेलाल वहां पहुंचा तो लगभग सभी डाकू लड़कर मर चुके थे। कुछ घायल डाकू तड़प रहे थे। अरे वाह, ऊपर वाले, आज तो तूने पूरा छप्पर फाड़ कर एक खजाना दे दिया। बांकेलाल, मेरे पेट से यह तलवार निकाल दो। आह आह। लेकिन जैसे ही बांकेलाल ने सुल्तान सिंह के पेट से तलवार खींची, तभी, महाराज, वह रहे अपने बांकेलाल जी। शायद उन्होंने अकेले ही सारे डाकुओं को मार डाला है। मर गया। बांकेलाल, तुम बहुत बहादुर हो, हम तुम्हें बहुत इनाम देंगे। तुमने सारा राजकोष बचाकर हमें अपमानित होने से बचा लिया। ओ माई, फिर बांटे गए बेटा बांकेलाल। अगर यह सब थोड़ी देर ना आते तो आज सारा राजकोष तेरा ही होता। आज तो इन्होंने योजना की नहीं, तेरी ही टांग तोड़ दी। जब बांकेलाल राजा विक्रम सिंह के साथ वापस लौटा तो नगर के लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे। लेकिन बांकेलाल, वो तो कुछ और ही सोच रहा था। बांकेलाल की जय हो, बांकेलाल अमर रहे। मेरा बेड़ा गर्क हो गया और यह सब मेरी जय बोल रहे हैं। हाय, सारा राजकोष मुझे मिल गया होता तो मैं भी राजा बन गया होता। समाप्त।